नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफ़र में आज हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए गणित विषय की जो सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज का यह 21वां वीडियो है। इसके पहले हम आपको 20 वीडियो विभिन्न टॉपिक्स पर आधारित प्रश्नों के उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं और इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला प्रश्न है 4.5 को निम्न में से किस संख्या से भाग देने पर 90 का 20% प्राप्त होगा, है ना। अब इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। कौन सी संख्या ऐसी है जिसका हम 4.5 में भाग दें, है ना, तो हमें क्या मिले 90 का 20%। मान लिया हमने कि वह संख्या x है, ये हमने x से भाग दिया तो हमें क्या मिलने वाला है 90 का 20%। ठीक है, 90 का 20% जो हमें मिलने वाला है। ठीक, अब इसे हम हल कर लेते हैं, बहुत सिंपल है ना। देखिए 4.5 बटे x बराबर 90 का मतलब होता है गुणा, है ना। का और गुणा में अंतर इतना है कि का को हम पहले हल करते हैं और गुणा को बाद में करते हैं बॉडमास के नियम अनुसार। 20% का अर्थ होता है 20/100। ठीक है ना, ये 20/100 हो गया। अब लास्ट में ये शून्य है, शून्य से हम शून्य को कैंसिल कर देते हैं, है ना, और आगे लिखते हैं तो क्या आता है। देखिए 9 दूनी 18 का x में गुणा करते हैं तो यह आता है 18x बराबर कितना हो जाएगा 4.5, है ना। ये तीरे गुणा करेंगे ना, 4.5 में 1 का गुणा करते हैं तो आएगा 4.5। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.5/18, है ना। अब 4.5 में हम क्या करेंगे कि 18 का भाग लगा देंगे, क्योंकि हमारे ऑप्शन जो भी दिए गए हैं वे सभी दशमलव में दिए गए हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे इस प्रकार से जो है 18 का भाग लगाते हैं। 18 का भाग 4 में नहीं आता है, इसलिए भाग नहीं है, इसके शून्य लगा दिया, ये 10 हटा करके हमने यहाँ लगा दिया। अब हो गया हमारे पास में 45, तो 18 दूनी 36 होता है ना। हमने लिखा 36, 45 में से 36 माइनस करते हैं तो 9 बचता है। ठीक है ना। अब चूंकि दशमलव लग चुका है इसलिए हम यहाँ पर शून्य उतार सकते हैं, तो 18 पंजे 90, है ना। 90 में से 90 माइनस करते हैं तो शेषफल शून्य आता है, तो हमारा भागफल कितना आ गया 0.25, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या उसके व्युत्क्रम माने रेसिप्रोकल, है ना, यानी गुणन प्रतिलोम जिसे कहते हैं, के वर्ग से 64 गुना है, मतलब 64 टाइम्स है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए हमने संख्या मान ली है x है ना, क्या मान ली है x है, क्या बोला उसके व्युत्क्रम से, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, ये 1/x हो गया। व्युत्क्रम के वर्ग से यानी इस संख्या का ये वर्ग हम निकाल लेते हैं, ये वर्ग से 64 गुना है, कौन ये 64 गुना है, तो इसमें हम जब 64 का भाग लगा देंगे तो दोनों संख्याएं हो जाएगी बराबर। ये हमारा बन गया समीकरण, बस आगे इसको हल कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं तो x बटे क्या हो जाएगा 64 बराबर 1 का वर्ग 1 होता है और x का वर्ग हो जाएगा x वर्ग। ठीक है, अब हम करेंगे तिरे का गुणा यानी तिरछा गुणा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, ये कहलाता है तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो x का गुणा किया हमने x वर्ग में, तो हो जाता है x क्यूब यानी x का घातांक 3 बराबर 64 गुणा 1 करेंगे तो हो जाता है 64। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ x की घातांक 3 है,
यानी ये संख्या भी x की घातांक 3 के बराबर होगी। अर्थात क्या होगा, देखिए या तो इसको करेंगे पक्षांतर करेंगे, है ना, तो x बराबर क्या जाएगा, ये घन है तो घन का उल्टा होता है घनमूल, यानी इस प्रकार से 64 का हम निकाल लेते हैं घनमूल, तो 64 का घनमूल होता है 4। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अब 64 के निकाल लें अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से हमने भाग लगाया 32 आया, है ना, फिर 2 का भाग लगाया 16, फिर 2 का लगाएंगे 8, फिर 2 का लगाएंगे तो 4, ये आपको याद है ना, ये हो गया। अब यहाँ लिख देंगे 64 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है ना, अब 2 घातांक कितने हुई, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब यहाँ घातांक 3 है तो हमने क्या किया, इसको 2 2 से बना लिए जोड़े, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब 4 आ गया 3 बार, तो 4 की घातांक हो गई 3। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसका हम निकालेंगे घनमूल, जिसे हमने यहाँ निकाला है ना, इसको क्या करेंगे, घनमूल कर लेंगे इस प्रकार से। ये तो यहाँ 3 3 के समूह बनाते हैं, ये तो 2 समूह बन जाएंगे, 2 गुणित 2 2 दूनी 4। इस प्रकार से इसे किसी प्रकार से जब हम हल करेंगे तो उत्तर हमारा 4 ही आता है। ठीक है, तो ये सब तरीका सरल है, ये आपको याद भी है ना, जिससे याद नहीं है उसके लिए मैंने बताया हुआ है, वो इसके द्वारा भी कर सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3328 वर्ग मीटर है एवं उसकी सीमाओं का अनुपात 4:3:2 है, तब घनाभ का आयतन क्या होगा। अब देखिए हमें ज्ञात करना है घनाभ का आयतन, और हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना होगा, पहले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना होगी, लेकिन हमारे पास में दिया हुआ है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वह यह होता है ना, कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, का डबल बराबर कितना आपको दिया है, 3328 दिया है। यहाँ ए का मतलब है लंबाई, है ना, बी का मतलब है चौड़ाई और सी का मतलब है ऊंचाई। ये 3 को हमने अलग अलग जो है अक्षर संख्याओं के द्वारा इंडिकेट्स किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखा कि यह सीमाएं जो बताई गई है, सीमा का अर्थ वही हुआ है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको दिया गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4x, इसे लिख सकते हैं 3x और इसे लिख सकते हैं 2x। यानी इसको हम लंबाई मान लें, है ना, इसको चौड़ाई मान लें और इसको ऊंचाई मान लें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 का इसमें भाग लगा देंगे, है ना, तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, ये लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई हमने 4x मान ली है, ये 4x, है ना, गुणित चौड़ाई कितनी मानी हमने, 3x मानी है, इस प्रकार से धन, फिर आगे चलते हैं तो चौड़ाई हमारी है 3x गुणित ऊंचाई कितनी है 2x, ठीक है ना, धन, फिर ऊंचाई 2x गुणित लंबाई 4x, ठीक है ना, बराबर। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, यानी 1664 यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, अब इनका हम गुणा करते हैं तो 4 तिया 12, x वर्ग आ जाएगा, 12x वर्ग, धन 3x और 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x वर्ग हो गया, धन 2x और 4x का गुणा करते हैं तो 8x वर्ग हो जाता है, बराबर हो जाएगा 1664। ठीक है ना, अब इनको जोड़ लेंगे, 12 और 6 18 होता है, 18 और 8 26, ये 26x वर्ग बराबर 1664। अब हमें याद करना है x वर्ग का मान। ठीक है, तो 1664 में हम क्या करेंगे,
26 का भाग लगाते हैं, है ना, इसे काट देते हैं या भाग लगा देते हैं, तो इसका जो मान है वह कितना हो जाता है, वो 64 हो जाता है। ठीक है ना। तो अब x वर्ग के बराबर 64 है ना। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल निकाल लेंगे, और 64 का वर्गमूल होता है कितना, 8, है ना। तो 8 × 64 क्या रखना है। ठीक है, अब ये तो हुआ x का मान हुआ, लेकिन हमें अब क्या ज्ञात करना है ना, हमें ज्ञात करना है घनाभ का आयतन। क्या ज्ञात करना है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन में क्या होगा कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होगी ना। तो लंबाई कितनी मानी हमने, लंबाई किसको माना अपन ने, ए को माना है, ए यानी कितना 4x, ये माना है ना अपन ने। तो ये आपकी हो गई लंबाई, ठीक है ना। इसके बाद में चौड़ाई कितनी है, 3x चौड़ाई हो गई, है ना, और ऊंचाई कितनी हो गई, 2x हो गई। ठीक है, तो अब एक से वैल्यू रखते हैं ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 4 × 8 गुणित 3 गुणित 8, एक से वैल्यू है हमने, ये एक से वैल्यू है, गुणित 2 गुणित 8। ठीक है ना। अब इससे क्या करें, हम गुणा कर लेते हैं। तो 4 8 32, है ना, 3 8 24, 8 दूनी 16, और इन तीनों का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये गुणनफल आ जाएगा 12,288 घन मीटर। क्या आएगा, घन मीटर आएगा। ठीक है, आयतन का जो मात्रक होता है वो घन इकाई होता है ना। तो ये आगे घन मीटर, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 12,288 ये मीटर की घातांक 3 लिख सकते हैं, या मीटर को m के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं, 3 घातांक 3। तो देखें ये ऑप्शन ए में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से इसे हम हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, है ना। समचतुर्भुज में जब दो विकर्ण दिए जाते हैं तो उनका गुणा करके हम आधा कर देते हैं, तो निकल जाता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब चूंकि यहाँ पे हमें एक विकर्ण दिया हुआ है और दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, दूसरा विकर्ण हमने मान लिया d2 मान लिया है, तो इसके लिए क्या है, सीधा सा है कि जब आपको क्षेत्रफल दिया जाता है ना, और एक विकर्ण दिया है और दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे अपन, क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर देते हैं और पहले विकर्ण की लंबाई से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। बस ये उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, तो d2 बराबर क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। सीधा सा इसको हल किया जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, 15 मिनट चलती है। ठीक है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। अब देखिए, आपको मालूम है कि एक जो घंटा होता है ना, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, है ना। कितने होते हैं, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट क्या हो गया, 15 मिनट जो है इस घंटे का 1/4 भाग हो गया ना। कितने घंटे हो गए, 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई कार जा रही है, तो वह 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 40 का हम निकाल लेंगे 1/4, 4 से इसको हमने कट कर दिया, 4 एकम 4 0, तो बराबर आ गया 10, बराबर आ जाता है 10 किलोमीटर। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि 15 मिनट क्या होता है, 1/4 घंटा होता है। तो 60 में हम क्या करेंगे, 60 में 1/4 का गुणा कर देंगे, 4 से हमने कट कर दिया, 4 एकम 4, 4 5 20, यानी कितना हो गया, 15 किलोमीटर। अब कुल पूछा है, यानी दोनों को हमने जोड़ दिया, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, ये 10 और 15 दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 25 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर। यानी उस कार के द्वारा
जो दूरी चली गई है वो होगी 25 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान बताइए, अब ये प्रश्न है करनी से संबंधित प्रश्न है। अब ये घातांक यहाँ पर दी गई आपको 3 है, ये है ना, ध्यान रखिएगा। यह भी घातांक आपको दी गई 3, तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, ये घातांक 3 है। ठीक है, अब इसे हल करना है ना, बस इसका मान बताना है, यानी इसको हमें क्या करना होगा, हल करना होगा। तो सिंपल सा है, देखिए 5 की घातांक 3, यानी ये कोष्टक लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि घातांक 3 सभी की है। ठीक है ना, तो 5 की घातांक 3 यानी 5 का घन। अब 5 का घन कितना होता है 125, देखिए है ना, ये आ गया गुणित। अब करनी 3, ये करनी 3 है और इसकी घातांक कितनी है 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है करनी 3 गुणित करनी 3 गुणित करनी 3। ठीक है ना, अब इसका हम गुणा कर रहे हैं, कितना आता है करनी 3 में, जब करनी 3 का गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 3। अब इसका गुणा करेंगे तो यह 3 करनी 3। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 करनी 3। क्लियर हो गया ना। चलिए अब इसी प्रकार से हम आगे करते हैं, ये इसका मान निकाल लिया माइनस। अब 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 का घन होता है 27, है ना, कितना होगा 27 गुणित करनी 3 का घन, ये निकाला हमने सीधा सा 3 गुणित, है ना, करनी 3 आ गया। इसी प्रकार से 2 का घन होगा 8 गुणित और करनी 3 का घन हो जाएगा 3 करनी 3। क्लियर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, है ना, उसका दबा दें, टच कर दें तो कलर उसका चेंज हो जाएगा, यानी आपने सब्सक्राइब कर लिया है। और यदि पहले से कलर चेंज है तो फिर इसको आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। तो आप निसंकोच होकर के हर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे मैं हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए अब हम गुणा कर लेते हैं। 125 में 3 का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 375 करनी 3। ठीक है ना, 27 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 दिया होता है 81 करनी 3 माइनस 8 दिया 24 करनी 3। ठीक है, अब करनी 3 हम देख रहे हैं कि सब में कॉमन है ना, तो क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से ले सकते हैं 375 माइनस 81 माइनस 24। ठीक है ना, और करनी 3 सब में कॉमन है, हमने इसको इस प्रकार से बाहर निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, है ना, ये जो माइनस माइनस है जुड़ जाएगा, यानी 375 माइनस 1 और 4 5, है ना, 2 और 8 10, यानी 105 हो जाएगा। अब 375 में से 105 हम माइनस करते हैं तो कितना आता है ना, 270। कितना आ जाएगा 270 करनी 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 की घातांक x माइनस 1, ठीक है, धन 2 की घातांक x प्लस 1 है और इन दोनों का योगफल है बराबर 320, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यदि यहाँ गुणा का चिन्ह होता तब तो इसे हल करना बहुत आसान हो जाता, लेकिन चूंकि यह गुणा का चिन्ह नहीं होने से यहाँ क्या चिन्ह है, प्लस का है ना, तो इसे थोड़ा हमें हल करना होगा, समझना होगा। हम जानते हैं घातांक नियम में कि जब आधार समान होते हैं और भाग की क्रिया होती है तो घातांक की आपस में घट जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ घातांक की घटी है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 की घातांक x बटे 2 की घातांक 1। क्यों कि आधार समान है, भाग की क्रिया हो रही है, ये घातांक घटेगी, तो यह क्या हो जाएगा 2x घातांक x माइनस 1। ठीक, तो इसको हमने इस प्रकार लिख लिया। ठीक है, चलिए आगे प्लस का चिन्ह है
प्लस लगा लिया। अब घातांक जुड़ती कब है? जब आधार समान होते हैं और गुणा की क्रिया होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घातांक x गुणा, है ना, 2 की घातांक 1। क्लियर है ना? क्योंकि देखिए आधार समान है, यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, आधार समान है और गुणा की क्रिया हो रही है, तो एक घातांक के आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको आगे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, है ना। अब हल कैसे करेंगे? देखिए ये है गुणा के रूप में, है ना। तो हमने क्या किया कि दोनों में कॉमन क्या रहा है, इसका देखो बटा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है ना। तो हम क्या करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 की घातांक x कॉमन आ रही है, तो हमने निकाल लिया कॉमन 2 की घातांक x। ठीक है ना। अब कॉमन 1 निकाल लिया, बचा क्या है भाई 1, तो 1/2 धन, अब ये बाहर निकल गया, बचा गया 2, इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, इस प्रकार से बराबर 320, है ना। अब इसे हम लघुत्तम निकाल करके, एलसीएम निकाल करके जोड़ेंगे, तो ये सवाल हम बहुत से कर चुके हैं, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। तो अब क्या करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ कि 1 और 2 का निकालते हैं एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्त 2 आता है ना। 2 का भाग आया 2 में, 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, धन 2 में 1 का भाग लगाते हैं, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4 बराबर 320। ठीक है ना, इसे आपको आता है जल्दी कर सकते हैं। अब 2 की घातांक x गुणित 4 और 1 5, 5/2 बराबर क्या हो जाएगा 320। ठीक है ना। अब इसका करें हम पक्षांतर, तो 2 की घातांक x बराबर 320/1, इसका हम कर देंगे गुणन प्रतिलोम, यानी 2/5। ठीक है ना। अब 5 से हम क्या करेंगे, 320 को कट कर देंगे, तो 5 छक्के 30 बचे 2, 20 हो गए, 5 चौके 20, तो 2 की घातांक x बराबर हो जाएगा 64 दूनी 128 होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, 128 को निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गया ना 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 की घातांक 7, क्योंकि 2 7 बार आया है। अब हमारा नियम क्या है कि दोनों पक्षों में जब आधार समान हैं तो इनके घातांक भी समान होंगे, तो इसके अनुसार हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से एक धनराशि पर साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63.86 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? धनराशि मतलब आपको मूलधन ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट मूलधन कैसे ज्ञात करें? ठीक है, क्योंकि अब तरीका क्या होगा, मूलधन मानेंगे 100 रुपये मानेंगे, फिर साधारण ब्याज निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, फिर अंतर याद करें, फिर चूकी जमाएं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा शार्ट में आपको बताने का प्रयास करता हूं कि जब ऐसी कंडीशन आती है, आपको अंतर दिया रहता है, तो हम क्या करेंगे कि जो अंतर है ना, जो भी आपका अंतर है उस अंतर को हम यहाँ पर लिख देंगे। कितना अंतर है, 63.86। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बराबर मूलधन हमें क्या करना है, ठीक है, क्या करना है। अब क्या करते हैं, आपको मालूम है कि दर कितनी है, 10% है। ठीक है, 10% है, तो यहां हम क्या करेंगे, 10% यानी 10/100। ठीक है, 10/100। अब देखिए साधारण ब्याज क्या होता है कि 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और 2 साल में होता है उनका अंतर, तो हमने इसकी घातांक लगा दी 2। ठीक है, उसके बाद में कुल समय कितना है, 3 वर्ष है, हमने लिखा 3, 2 है ना, 2 वर्ष होगा 2 लिख देंगे।
ये क्या रखेंगे घातांक, जितने वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। समझ आ रहा ना, क्योंकि एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देते हैं। दर कितनी है, 10%, यानी हम लिखेंगे 10/100। ठीक है, समझ आ रहा ना, इस प्रकार से। बस अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63.86 बराबर है ना P गुणा 1/10 का वर्ग कितना होता है, 100 है ना, गुणित अब 10 दिया 30 और 1 हो गया 31, ये 31/10 आ गया। क्लियर, समझ आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, P का मान, तो यहाँ लिख देंगे P बराबर क्या हो जाएगा, 63.86 बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, और इन सबका हम कर देंगे गुणन प्रतिलोम, यानी 100/1 गुणा हो जाएगा 10/31। समझ आ रहा ना, इस प्रकार से। अब दशमलव बाद यहाँ 2 अंक हैं, दशमलव हटाया हमने और नीचे 2 शून्य लगा दिए। ठीक है, तो ये 100 से तो भैया 100 आपका कोई कैंसिल। ठीक है, अब 31 से हम क्या करेंगे, 6386 को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, है ना, 31 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 31 दूनी 62 है ना, भाई 100 और 31 से हो जाएगा 186। ठीक है, तो ये आएगा आपका 206 आ जाएगा। अब P बराबर क्या हो जाएगा, 206 गुणा 10 बराबर हो जाता है ना, कितना हो जाएगा, 2060 रुपये। कितना हो जाएगा, 2060 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ये मूलधन होगा। तो 2060 रुपये कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको बताया हुआ है, छोटा सा कर दिया है ना। ट्रिक के माध्यम से एक बार समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप वीडियो को रिप्ले कर लें, है ना, और उसको देख लें और समझ लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक आयत का विकर्ण है ना भुजाओं में से एक का दुगुना है तो आयत की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, आप जानते हैं कि आयत जो होती है ना, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, इस प्रकार से होती है आपकी आयत। ठीक है ना, और ये होता है आपका विकर्ण। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि विकर्ण में से एक का दुगुना है, यानी इसकी जो भुजा है ये x है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, 2x हो जाएगा। ये दुगुना है तो 2x हो गया है। अब करना क्या है, हमें इसकी जो है लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ये लंबाई ज्ञात हो जाएगी तो इन दोनों भुजाओं में अनुपात भी ज्ञात हो जाएगा। क्लियर समझ आ रहा ना। तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई x है, ठीक है, विकर्ण 2x मान लिया हमने। अब आयत की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम देख रहे हैं यहाँ बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज। और जब भी समकोण त्रिभुज बनता है और उसमें किसी भी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो वहां पर पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपकी हो गई कर्ण, ये आधार हो गया, तो ये हमें ज्ञात करना है ना। तो ये हो गई आयत की लंबाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आयत की लंबाई, है ना। परीक्षा में लिखना जरूरी नहीं है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए वहाँ तो डायरेक्ट करके आप, है ना, जो जरूरी है आपको समझने के लिए उतना ही लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। चलिए, लंबाई बराबर, अब क्या करेंगे कि इसका जो सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर आएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण ने ये जो विकर्ण है ना इसका, कर्ण का वर्ग यानी 2x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस ये जो आपका लंब है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला। ठीक समझ आ रहा है ना। चलिए अब आगे चलेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, अब 2x का वर्ग कितना होता है, 4x वर्ग माइनस x वर्ग, ठीक है ना। अब 4x वर्ग में से हम एक x वर्ग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x वर्ग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 3x वर्ग, ठीक है। अब x वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे, x आ जाएगा, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये कर्ण 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका हो गया लंबाई, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, आयत की भुजाओं का अनुपात, यानी ये लंबाई है ना, और ये इसकी चौड़ाई, ये अनुपात हो गया। तो x से x कैंसिल कर दिया, बचा क्या फिर
ये बचेगा ना √3/1 अर्थात है ना √3 या करनी 3 बोले अनुपात 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां, है ना, गोलियां मतलब गोला, 44 सेंटीमीटर भुजा के एक कांच के घन से बनाई जा सकती है। यानी कांच का घन है ना, और उसकी भुजा कितनी आपको दी गई है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हमें क्या करना है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलियां बनानी है। गोलियां मतलब गोली ग्रुप की आती है, गोलियां समझते हो आप, जिसको आंटी भी कहते हैं, है ना, वो बनानी है। तो अब उनकी संख्या कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा ऐसे जो प्रश्न आते हैं ना, तो जिसमें से बनानी है, किसकी बनानी है, घन से बनानी है हमें, तो पहले क्या करना पड़ेगा, घन का आयतन निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, है ना, घन का आयतन, जिसमें से हम बनाएंगे उसको लिखेंगे अंश रूप में। तो घन का आयतन बटे क्या बनानी है हमें, गोलियां बनानी है। कैसे बनानी है, गोल है, गोला ने गोला है, तो यहां क्या आ जाएगा, गोले का आयतन, क्या आ जाएगा, गोले का आयतन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां निकल जाएगा गोलियों की संख्या। अब घन का आयतन बराबर क्या होता है, भाई घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो लंबाई भी 44 है, चौड़ाई भी 44 है, और ऊंचाई भी 44 है, ये हो गया घन का आयतन बटे। अब गोले का आयतन सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन 4/3, ये अब क्या होगा 4/3 पाई r³। ठीक है ना, r यानी त्रिज्या, अब 4/3 यानी ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, पाई का मान लिखा 22/7, और r का मतलब होता है त्रिज्या, ये आपको दी त्रिज्या कितनी 2 सेंटीमीटर, इसी घातांक 3 है, यानी इसको लिखना है 3 बार। क्लियर, चलिए अब इसका बटा कुछ नहीं लिखे, इसको क्या करेंगे आगे हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो 44 गुणित 44 गुणित 44 बटे, देखिए 4/3, तो 4 यहाँ लिखा, और बटे की जो संख्या है ये ऊपर आ गई। ठीक है, 22/7 को यहाँ लिखेंगे गुणा 22, और बटे 7 की संख्या यहाँ आ जाएगी, गुणित अब 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका बटा 1 है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया ना, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, काट देते हैं, है ना, आपस में कट कर देंगे, तो 4 से कट करते हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 से किया 11 दूनी 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 से कट कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से हमने कट किया, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, इससे हम कट करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इससे कट किया, ये हो गया 11 बार। अब संख्या क्या बच गई, देखो यहाँ 11 गुणित 11, पहले संख्या लिखते अपन, 3 गुणित 7, ये बची हुई है। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, वे 11 में 11 गुणा किया तो 121, गुणित 7 दिया 21। अब 121 में हम जो 21 का गुणा करते हैं, तो ये आएगा 2541, यानी इतनी जो है गोलियां बनाई जा सकती है। कितनी, 2541 गोलियां बनेगी, और यह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और लाइक तो करना ही है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।